नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ है प्रतिमा कुमारी जी, राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से। ये कांग्रेस की विधायिका हैं। इनसे हम कई सवाल और जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, आपके क्षेत्र में गया हुआ था मैम, तो उस दौरान जब हम मेन रास्ते से निकलते हैं और गांव में अंदर प्रवेश करने के लिए, तो वहां कोई भी गाड़ी का प्रबंध नहीं है, जिसके कारण लोगों का कहना होता है कि यदि हमारी विधायिका एक गाड़ी चलवा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। निश्चित रूप से जब मैं चुनाव वहाँ से लड़ी हूँ, अभी विधायक बनी हूँ, लेकिन मैं विगत 15 वर्षों से राजापाकर विधानसभा के अंतर्गत, बल्कि पूरे वैशाली में, मैं एक कांग्रेस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के तौर पे मैं वहाँ काम करते आई हूँ। और ये हमारा बिल्कुल उन्होंने सही जायज़ मांग किया है। और मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ पे एक परिवहन की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को आने जाने में जो असुविधा है उसको दूर किया जाए। उनका इवन ये भी कहना था कि अगर यहाँ शुरू कर दिया जाता है तो जहाँ 10 रुपये लगता है तो हमसे थोड़ा कम पैसा लिया जाए, लेकिन शुरू कर दिया जाए। ये उनका मतलब ऐसा था, मतलब कई लोग जमा होकर के ये बात हमें कहने लगे समय वहाँ पे। देखिए, मेन बात है कि वहाँ पे कोई ऐसा सेंटर पॉइंट है नहीं। हमारा विधानसभा क्षेत्र चारों तरफ से खुला हुआ है। एक तरफ महुआ विधानसभा है, एक तरफ आपको हाजीपुर विधानसभा है, एक तरफ राघोपुर है, एक तरफ महनार है। 3 प्रखंड का हमारा विधानसभा क्षेत्र है। तो अभी हम वहाँ पे प्रशासन के लोगों से मिल करके और स्थानीय लोगों से मिलके किस तरह पे कहाँ सेंटर पॉइंट बनाया जाए, जिससे वहाँ के लोगों की जो असुविधा है उसको दूर करें। और दूसरी बात कि आपको आपके चैनल के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द ही कुछ लोगों से मिल करके, सोशल वर्कर से मिल करके, वैसे बीमार लोगों के लिए जो बहुत ही सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक वैन की व्यवस्था करूँगी, जो कि एकदम नॉमिनल फ़ी दे करके, चार्ज दे करके, अपना मैं भाड़ा दे करके वो पटना आकर के इलाज करके अपना वापस चला जाए। दुनिया भर के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ आपके बिहार के लोग अवश्य मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर के लोग बिहार में आएँ, यानी कि मैं चाहती हूँ दुनिया भर के लोग बिहार में आके कार्य करें। ये ऐसा आपका घोषणा पत्र था। बिल्कुल, हमारे चुनाव के दरमियान हमने अपने जो वेब सीरीज़ पे, जो सोशल मीडिया पे लोगों के लिए डाला था, निश्चित रूप से बिहार देखने लोग आए। ये मेरा सपना है, इसलिए कि आप जानते हैं बिहार का इतिहास आप पढ़ें या फिर उसके पन्नों को उल्टेंगे तो दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग बिहार में आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारे बिहार के जो सम्राट अशोक थे, वो विश्व के विश्व गुरु, उन्हीं की वजह से विश्व गुरु बना। और दूसरी बात है कि हमारा जिस ज़िले से मैं राजनीति करती हूँ, वैशाली गणराज्य की प्रथम धरती है। और लोकतंत्र का जो एक परिभाषा है पूरे विश्व को वैशाली ने ही दिया है। तो निश्चित रूप से इसमें हम सबकी भूमिका होनी चाहिए कि बिहार को इतना मजबूत करें कि विश्व से लोग आए बिहार को देखने की, बिहार आखिर ये गणराज्य का मैसेज कैसे दिया। जो जहाँ राजनीति का जन्म हुआ है, वही बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? देखिए, पिछड़ा हुआ नहीं है, समय और परिस्थितियों का मारा हुआ बिहार है, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी इच्छा शक्ति सबको अपनी मजबूत करनी होगी। अब बिहार के इतिहास को हम सबको पढ़ना होगा। निश्चित रूप से बिहार पुनः फिर अपने खोए हुए इतिहास को दोहराएगा। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होता है नौकरी को लेकर के। इस पर आप अभी विधायिका हैं, इवन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिहार के लिए कुछ इतना बेहतरीन जो एक होता है कि हाँ, पैकेज दे करके हम बिहार को आगे बढ़ाएं, और इवन पैकेज दे भी दिया जाता है तो पैकेज कहाँ चला जाता है ये पता नहीं चलता। देखिए, बिहार में पलायन का जहाँ तक बात है, एक तो सबसे पहले बिहार जातीय उन्माद जिसको कहते हैं, जातीय दुर्भावना का शिकार हो गया है। दूसरी बात कि जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2006 में ही इन्होंने APMC बंद कर दिया, जो कि आपको बाजार समिति, सब्जी मंडी, मार्केट, ये जो है किसानों के लिए, इसको इन्होंने बंद कर दिया। तो हमारे बहुत से 80% लोग गांव में बसते हैं, खेती में, किसानी के माध्यम से उनका जीवन यापन चलता है। तो जब उनका कृषि का कार्य जो था, जब उनको मूल्य, जो निर्धारित मूल्य है सरकारी रेट पे, वो मिलना बंद हो जाएगा, तो एक फसल तो उगाएंगे, जब उसको बेचेंगे नहीं तो दूसरा फसल कहाँ से लगाएंगे, उनका परिवार कहाँ से चलेगा। धीरे धीरे 15 वर्षों में इतना बुरा हाल हो गया है कि यहाँ से पलायन शुरू हो गया। और माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ सड़क और पुल बनाने में व्यस्त, वो भी सिर्फ पटना में।
आपको गांव में कहीं आपको सड़क नहीं दिखेगा। खास तौर से वो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि वहाँ के लोग इनको वोट दे करके इस बिहार के मुखिया के कुर्सी पे बैठाते हैं, तो इनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है और ये बिहार के विकास के लिए काम तो कुछ करते नहीं है। सिर्फ बस ये अपना क्या बोलते हैं, पटना को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे और दिखाएंगे कि बहुत विकास हो गया है। यहाँ के नौजवान इस बार जो हमारे महागठबंधन को जिस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और जिस तरह से एनडीए के लोगों ने इस लोकतंत्र में डकैती करके सरकार बनाई है और अभी हो ही रहा अपहरण विधायकों का, तो ये साफ संदेश था लोगों का कि नीतीश कुमार जी को हम लोग नकार रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नौजवानों की एक फ़ौज खड़ी हो गई बेरोजगारी की, और सभी नौजवान ऐसे नहीं है जो जब बाहर जाके मजदूरी करेंगे, सब शिक्षित हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा क्वालिफिकेशन वाले हैं। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी तो हुई है। वर्तमान की सरकार को चाहिए कि यहाँ पे कोई उद्योग धंधा लगाए, फैक्ट्री लगाए, ताकि बहुत से लोगों को इसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और सरकारी नौकरियों में भी आप देखिएगा तो बहुत से विभागों में वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं। बहुत से विभाग में एक आदमी 4 आदमी का काम कर रहा है। कहते हैं सरकार के पास पैसे ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आप शराबबंदी कर दिए एक तरफ, आप शराबबंदी का उसका बैक इफेक्ट क्या क्या पड़ा वो आप देखने गए हैं? शराब अभी भी बिक रहा है, नाजायज बिक रहा है, शराब माफिया सक्रिय हो गए। लेकिन सर पे प्रश्न है मेरे पास, लेकिन वो बाद में हम करते हैं। हाँ। फिलहाल रोजगार में बताइए कि तो रोजगार जो है, देखिए वैकेंसी ये निकालते हैं, लेकिन उस वैकेंसी का फिर उनका वैकेंसी तो निकल गया, उसका रिजल्ट कब आएगा, लोगों को नौकरी कब मिलेगी, इसका कभी इन्होंने घोषणा नहीं किया। आज तभी देखिए टीचर लोगों का आंदोलन चल रहा है। तो ये बात आप लोग विधानसभा में उठाएंगे तभी तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाइए मजबूती से। बिल्कुल, अब तो शुरू पहले ही दिन से हम लोग उठा रहे हैं। जिस दिन से 27 तारीख को शुरू हुआ, एक सप्ताह का सदन था हम लोग का, उसमें भी हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सदन चलने दीजिए, फिर मुद्दा उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। एक प्रश्न है कि मतलब आ रहे थे तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि उनके शुरुआती जीवन के बारे में पूछिएगा। तो देखिए, मैं भी आम लड़कियों की तरह थी। मैं 2 बहन हूँ। मेरी माताजी शिक्षिका थी और हमारे पिताजी रजिस्ट्री ऑफिस में एक हेड क्लर्क के रूप में वो कार्यरत थे। तो हम लोगों का एक साधारण जीवन था। पढ़ाई लिखाई हमारी बहुत अच्छे स्कूलों में हुई। हमारे नाना जी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे, मैं उन्हीं के साथ रहती थी बचपन से। और छपरा के कॉलेजिएट से हमारा स्कूलिंग हुआ। उसके बाद मैंने राजेंद्र कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जूलॉजी ऑनर्स हमने किया है। मेरी शादी हुई 93 में। मेरे हस्बैंड एक्साइज ऑफिसर थे और उस दिनों में मैं एक साधारण महिला की तरह थी, लेकिन जो सामाजिक कार्य है, सोशल वर्कर, उसकी भूमिका शुरू से रही। लोगों के गरीब गुरबा या फिर वैसे बेसहारों की मदद करना, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का। मेरी नानी जो थी हमेशा लोगों की मदद करती थी। और शादी के बाद जब मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का भी जो नेचर है, जो व्यवहार है, बिल्कुल मेरे विचार से मिलता जुलता है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता कहिए या फिर एक बहुत अच्छे इंसान जो होता है, जिसके मन में हर व्यक्ति के लिए दुख दर्द रहता है, वैसा उनका फीलिंग था। तो शुरुआती दौर में हम लोग इसी तरह लोगों की हेल्प करते थे। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, वो नौकरी तो करते थे लेकिन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो करीब 7-8 साल हम लोग झारखंड में रहे। फिर झारखंड के बाद बिहार आए। 2007 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और उनका बहुत बड़ा कांग्रेस में नहीं, मैं कांग्रेस में नहीं रही। मैं 2006 में मैंने बसपा ज्वाइन किया, क्योंकि हमारी सोच थी कि मुझे ऐसा लगता था कि बसपा गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। नहीं, दास को लेके नहीं, मतलब हमको ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने कांसीराम साहब को बहुत पढ़ा था और कांसीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी बिल्कुल वो अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को लेके वो आगे चल रहे थे। तो अंबेडकर जी सिर्फ दास ही नहीं, महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। आज जो मैं यहाँ पे हूँ, चाहे कोई भी इंडिया की जो भी महिला अपने एक ऊंचे पैदान पे बैठी हुई है ड्यू टू भीमराव अंबेडकर साहब। तो मुझे लगा कि बसपा जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही। मैं उनके साथ काम की। 2 साल तक मैं बसपा में रही। उसके बाद 2009 का इलेक्शन आया। सब लोगों ने कहा कि
अपने जो बसपा में जो काम कर रहे थे उनको जिला वाइज प्रभारी बनाया गया और सबको टिकट मिला। जब मुझे टिकट की बारी देने की आई तो उन लोगों ने मेरे साथ बेईमानी किया। उनको लगा कि ये लीडर बन जाएगी तो वो लोग आनाकानी करने लगे, मेरा टिकट काट दिया उन लोगों ने, मेरे साथ बेईमानी की और मुझसे पैसों का डिमांड करने लगा गया कि पैसा दीजिए। और आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग किस तरीके के लोग हैं। हम लोग समाज में रह करके लोगों का मदद, गरीब दुखिया का सेवा करते हैं। कभी हमारे हस्बैंड नौकरी में रहकर भी कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं किया। उन्हें इसके लिए अच्छे कामों के लिए उनको गोल्ड मेडल भी मिला है। बता रहे थे कि उनको गोल्ड मेडल भी मिला हाँ, शराबबंदी के दौरान, जहाँ की आजकल शराबबंदी के बाद जो पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड को शराबबंदी के दौरान उनको गोल्ड मेडल मिला। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा परिवार कैसा है। तो टिकट नहीं मिला तो मेरा उद्देश्य सिर्फ विधायक एमपी बनना नहीं था। मैंने जो गरीब गुरबा के साथ एक संगठन को खड़ा किया था, मैं उनके मान सम्मान के लिए मैंने 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और मुझे अच्छा समर्थन लोगों का प्राप्त हुआ। उसके बाद 2009 में ही मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लगातार मैं कांग्रेस की एक वर्कर की तरह काम की। वैशाली जिला में मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही। मेरे अच्छे कामों को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे प्रदेश में सचिव बनाया, प्रवक्ता बनाया। उसके बाद अभी मैं केंद्र में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ महिला कांग्रेस में। 2014 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन आप जानते ही हैं कि दलित का राजनीति कितना कठिन है, उसमें महिलाओं का। मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, इस बात का भी मुझे हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो 2014 में 13-14 दिनों के बाद अच्छा कैंपेनिंग रहा, अच्छा परफॉर्मेंस मेरा होने के बावजूद लोगों का जो फीडबैक था गरीब गुरबा का बहुत अच्छा आ रहा था। लोग को लग रहा था कि मेरे घर की बहू बेटी है जो चुनाव लड़ रही है और ये एमपी बनेंगी तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई और मेरा टिकट कटा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो हमारे आला कमान है, मैडम सोनिया जी, राहुल जी, उनको गलत तरीके से कन्विंस किया गया, फिर मेरा टिकट कट गया। फिर भी मैंने पार्टी के प्रत्याशी जो थे उस समय के वर्तमान संजीव प्रसाद टोनी जी, मैंने उनको पूरा अपना समर्थन दिया और एक पार्टी के वर्कर की तरह हर जगह मैंने वोट मांगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं जीत पाए। तब से मैं लगातार कांग्रेस में ही हूँ, काम कर रही हूँ। 15 का इलेक्शन आया, उस समय भी साजिश हुई। हाजीपुर में 2 सुरक्षित सीट है, एक पातेपुर है, राजा पाकर है। दोनों सीट को गठबंधन को दे दिया गया, फिर भी मैं काम करते रही। और इस बार पार्टी के जो हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार मेरे संघर्ष को उन्होंने देखा है और केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने इससे अवगत कराया और राजा पाकर सीट हमें मिला और आज मैं एमएलए। नीतीश कुमार जी का कहना है कि एक पुरुष या एक महिला जो एक सम्मान है, एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है, वो मेरे राज्य में ही ऐसा हुआ है। इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि समान काम दिया है उन्होंने, समान वेतन दिया है महिलाओं को, तो ही जाकर के ये संभव हुआ है। ये सारा कार्य किया गया है नीतीश कुमार के समय। देखिए, ये सब तो अपना क्या बोलते हैं कि अपना डफली अपना राग, ठीक ना। उनका डफली है, जो बजाएंगे और जो गाएंगे लोग को सुनना ही पड़ेगा। लेकिन पूरा देश जानता है, बल्कि दुनिया जानता है कि इंडिया ऐसा कंट्री है कि आज़ादी के साथ ही महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। सबसे बड़ी समानता का अधिकार कि उसको वोटिंग राइट्स मिला, उसको भी अपने अधिकार उसको मिले हैं कि वो वोटिंग के माध्यम से अपने नेता को चुन सकती है। अमेरिका जैसा इतना मजबूत कंट्री है, जहाँ मैं पिछले साल गई थी, 100 साल महिलाओं को आज़ादी के 100 साल के बाद उनको वोटिंग राइट्स मिला था अमेरिका में। उन्होंने बहुत इसकी लंबी लड़ाई लड़ी कि हमें भी समान अधिकार चाहिए पुरुषों के बराबर। लेकिन इंडिया ऐसा देश है, इस पर हमें गर्व है कि आज़ादी के साथ ही हमें वोटिंग राइट्स मिला। और भारत में हमारी जितने भी बड़े बड़े पद हैं उसे महिलाओं ने सुशोभित किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे देश को पूरे दुनिया में नाम सुशोभित किए हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति के रूप में, श्रीमती मीरा कुमार जी स्पीकर के रूप में, जो कि बिहार की ही रहने वाली हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा उसकी एक ही मतलब बढ़ाना क्या है, वो हमेशा महिला और पुरुष के समानता का ख्याल रखा, जिसका जीता जागता सबूत है। उस ज़माने में जब बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जाती होंगी तो नेहरू जी ने अपनी बेटी को इतना बढ़ाया कि देश की प्रधानमंत्री बनी।
और नीतीश कुमार जी बोलते हैं समानता का अधिकार, तो ज़रा गांव में जाके देखें। जिन महिलाओं को उन्होंने मुखिया बनाया वोट बैंक के लिए, क्या वो घर से निकल रही हैं? क्या वो काम कर पा रही हैं? उनको पता है कि मुखिया हम बने हैं तो मेरा अधिकार क्या है, मेरा मान सम्मान क्या होगा? मुखिया को थोड़ी ना बनते हैं। देखिए, पार्टी के स्तर से नहीं बनते हैं, लेकिन जो माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मैंने समानता का अधिकार दिया है, तो क्या वो फ्री होकर काम कर पा रही हैं? गांव में जाके देखेंगे ना कितना % महिलाएं निकलती हैं। आप प्रमुख दिए हैं, महिला मुखिया बन गई है, जिला परिषद है, सब है। उसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि महिलाओं को ये मान सम्मान मिला है, लेकिन क्या वो उनके लिए एक माहौल, ऐसा माहौल मुहैया करा रहे हैं नीतीश कुमार जी? ऐसा माहौल है बिहार में कि महिलाएं बाहर निकल के काम कर सकें? सिर्फ कागजों पे है। मुखिया तो बन गई हैं, आप तो गांव में घूमते होंगे, कितने मुखिया से आपको मुलाकात होती है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कभी भी मैं 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सर्वप्रथम क्राइम, दूसरा घूसखोरी और तीसरा सांप्रदायिकता। इन तीनों चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन अभी देख ही रही हैं कि किस तरह से मतलब के क्राइम का स्तर बढ़ रहा है। देखिए, हम अब तो अभी बोले ना कि अपना डफली अपना राग, और इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, यदि ये बात वो नहीं बोलेंगे तो उनके लिए बिहार की जनता क्या करेगी? क्राइम तो आप रोज़ देखिए, कहीं डकैती, कहीं महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या, तो समझिए कि आम बात हो गई। बात बात में हत्या होती है। मैं वैशाली जिले से हूँ। वैशाली का आप उठा के देख लीजिए, किसी की भी हत्या हुई हो और उसके जांच पड़ताल में कोई सामने आया हो। रुपेश का देख लीजिए, पटना के मतलब सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। आप जिसको पकड़ रहे हैं उसके परिवार के लोग को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कहते हैं अपराध हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, आप शेल्टर होम सबसे बड़ा कांड है जो कि सरकार के संरक्षण में हुआ है, फिर इसके लिए क्या बोलेंगे? तो असंप्रदायिकता की जहाँ तक बात है, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ लोग आपसी भाईचारा बना के रहने में विश्वास करते हैं। शराब के ऊपर आपने एक प्रश्न किया था, बोल रही थी, तो कैमूर एक जगह है जहाँ पर अभी नीतीश कुमार जी का कहना है कि शराब बंद है पूरे बिहार में, लेकिन कैमूर एक जगह है जिसमें 6 फरवरी को जहरीली शराब पीने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए, शराब बंद है, ठीक है। जब शराब बंद है, 6 साल होने जा रहा है शराबबंदी को, फिर 45 लाख का शराब पकड़ाया, 20 लाख का पकड़ा रहा है, 10 लाख का, सब न्यूज़ में आता है ना। हम लोग भी टीवी के माध्यम से देखते हैं, और मेरे हस्बैंड एक्साइज ऑफिसर ही थे, तो मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। जब शराब बंदी है तो फिर इस शराब बॉर्डर से अंदर आ कैसे रहा है? फिर आपने डिस्ट्रॉय करने का आदेश कैसे दे दिया है? इसका मतलब कि 2 ट्रक पकड़ाता है और 50 ट्रक बिकता है। शराब बंदी कहीं नहीं है। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आप गांव में चले जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि शराब बंदी का क्या हाल है। थानेदार तो लगे हुए हैं शराब बंदी का अपना पैसा उगाही में। शराब बंदी कहीं नहीं है, बस सिर्फ कागजों पे है। 95,000 नौकरी मिला था राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, जितने दिन की भी सरकार रही हो, 15 साल की या 20 साल की, जितने दिन भी रही हो। नीतीश कुमार जी की सरकार थी जितने दिन, ये 20 साल होने को है, उन्होंने इतने दिन के अंदर में 6 लाख नौकरियां दी हैं। उसके बावजूद आप लोग आरोप लगाती हैं। देखिए, 6 लाख नौकरियां किस तरह की नौकरियां हैं? किसी को लेबर में रख देना, किसी को 200, 400, 500। दलित क्या विकास मित्र बनने के लिए पैदा हुआ है? हाँ, ये नौकरी है? मानदेय पे आप टीचर को बहाल कर दिए। टीचर क्या है? माननीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जो शिक्षक बहाल हुए थे, रिटन एग्जाम दे के पास करके आए थे। अभी तो वैसे लोग शिक्षक बना रहे हैं जिनको खुद शिक्षक लिखने नहीं आता है। तो ये बिहार के साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं। कागजों पे 6 लाख नौकरी दे दिए हैं। किस तरीके के लोगों को नौकरी दिए हैं? अब सुलभ शौचालय में शौचालय साफ करने के लिए आप लगा दिए, ये आपको नगर निगम में झाड़ू लगाने के लिए लगा दिए, फिर से मानदेय विकास मित्र का बहाली कर दिए, आशा कार्यकर्ता बहाल कर दिए। ये नौकरी है? आप उसको वेतन दीजिए, मानदेय मत दीजिए, वेतन दीजिए। उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था कीजिए, ताकि रिटायर होगा तो क्या खाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तो शिक्षकों का कितना अच्छा स्थिति था, शिक्षकों का कितना मान सम्मान था। शिक्षक क्या लाठी खाते थे रोड पे? अभी तो जब शिक्षक आंदोलन करते तब इनकी पुलिस पीटती है।
तो यहाँ तो ये व्यवस्था है कि जिस तरह किसान को फौज के सेना के लोग पीट रहे हैं, तो किसान का बेटा किसान को पीट रहा है, बाप बेटे को ही लड़वा रहे हैं। ये लोग वैसे पार्टी की सरकार चला रहे हैं जो देश में बापे बेटा को लड़वा देंगे। तो ऐसा ही सब फालतू का सवाल है। 6 लाख नौकरी जो है, एक सवाल है कि अभी फिलहाल एक ये आया था, बड़ा मतलब वायरल हुआ ये चीज़ कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र किसी भी आंदोलन में शामिल होते हैं, अब पता नहीं ये कहाँ तक ठीक है, लेकिन आया है, बहुत सवाल ये चला है, मीडिया, सोशल मीडिया सब पे चला है कि अगर ये कोई भी व्यक्ति आंदोलन में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार में उसको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, और यहाँ कोई राजतंत्र तो है नहीं, और हमें अपने विचार की अभिव्यक्ति करने का पूरी आज़ादी है। आप किसी को नौकरी नहीं दीजिएगा। तो घर में बच्चे का आप बात नहीं मानते हैं तो बच्चा आपका विरोध करता है कि नहीं, माँ बाप के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करता है कि नहीं, हमको ये चाहिए। आप इस बिहार के आप मुखिया हैं, गार्जियन हैं, यदि उनके साथ कोई उनके मांग को आप नहीं मांगिएगा, नहीं सुना जाएगा, तो कहाँ किसको सुनाएंगे? आपके प्रशासन के लोग सुनते नहीं हैं, आपके जो मंत्री हैं, संतरी हैं, ये लोग नहीं सुनते हैं, गांव में जाके कभी नहीं देखते कि क्या समस्या है, तो आखिर वो क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इनके पास नौकरी नहीं है, और ये यहाँ के नौजवानों को ऐसे तो अपराधी, ये एक तरह से समझा जाए तो नौजवानों को अपराधी बनाने के लिए ये सब एक तरीका है। अब आंदोलन करेंगे तो उन पे आप FIR दर्ज करके उनको नौकरी नहीं दीजिएगा, और ये एक उम्र ऐसा होता है जिस उम्र में लोग आंदोलन करता है, उस समय आप उनको अपराधी घोषित कर दीजिएगा, वो किस रास्ते पे जाएंगे? कहाँ जाके अपनी मांग को रखेंगे? तो ये गलत बात है। आप उनके आंदोलन को सुनिए। यहाँ तो 10 दिन 20 दिन लोग अनशन पे बैठा रहता है, कोई पूछने नहीं जाता है, कोई सुनता नहीं है कि आपका आंदोलन किस वजह से है, किस कारण से। देखिए किसानों का आंदोलन कितना लंबा चल रहा है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र है क्या? हाँ? बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत प्रदेश में, जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं भारत देश में, हमारे सभी राज्यों में से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे पिछड़ी हुई है। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी हुई है, ये तो ठीक ही आप बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के जो स्टूडेंट हैं इतने मेधावी हैं कि पूरे देश दुनिया में जहाँ भी जाइए, क्वालिटी कम है ना। लेकिन आप उस चीज़ को देखिएगा कि जैसे मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा होगा जो खूब पढ़ने लिखने में खूब इंटेलिजेंट होगा, खूब तेज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी संख्या बहुत कम है। देखिए, इसके लिए जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, ख़ासतौर से बिहार में चल रही है, खिचड़ी वाला जो योजना है, मिड डे मील इसलिए था कि वो गरीब बच्चा भी पढ़े जिसके घर में खाने को नहीं है। लेकिन बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, खिचड़ी देने से मतलब वो बच्चा पढ़ लेगा? खिचड़ी नहीं देना है भाई। खिचड़ी तो बिहार में लोग खिला रहे हैं ना। उसको भोजन देना है, मध्याह्न भोजन। आप जानते हैं एक टाइम खाने से नहीं होगा, कम से कम वैसे बच्चा एक टाइम के लिए भी, उसके लिए घर में बहुत समस्या है, उसके माता पिता के पास रोजगार नहीं है। ये सब माननीय नीतीश कुमार जी का देना। आप लोग ये सारी चीजें जानती हैं, उसके बावजूद जनता के हित में काम बहुत कम होता है। देखिए, जनता के हित में बहुत कम काम इसलिए, चूँकि देखिए